हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज बात करेंगे हम यूथ कंपटीशन टाइम में चैप्टर वाइज सॉल्व पेपरों की। अगर हम देखें तो आज हमारा जो सॉल्व पेपर रहेगा उसका क्वेश्चन पेपर का जो मतलब सीरीज नंबर रहेगा वो रहेगा 18, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ऊन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। क्योंकि ठान ली तो क्या है, जीत है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो इसी बार यानी 2021 के यूपी टीजीटी में आया था, जो 2011 का रिपीटिशन क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखिए वोल्नी ऊन को कहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो था मेरिनो ऊन को क्या वोल्नी ऊन कहते हैं। ये कब का क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है 2021 का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पे मेरिनो ऊन की, तो ये प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसे बोलनी ऊन भी कहते हैं। ये मेरिनो जाति की भेड़ों के बालों से प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम मेरिनो जाति की भेड़ों को स्पेन में भेड़ियों, यहाँ पे गडरिया जो होते हैं पालने वाले भेड़ों को, उन्होंने क्या करा था, गडरियों द्वारा पाला जाता है। इसके बालों से बने ऊनी वस्त्र उत्कृष्ट कोटि के एवं सर्वश्रेष्ठ होते हैं। स्पेन के बने मेरिनो ऊनी वस्त्र अपनी उत्कृष्टता, उन्मयता, कोमलता और बारीकी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बस याद रखना है इतना कि बोलनी ऊन को क्या कहते हैं, मेरिनो ऊन कहते हैं, जो स्पेन में पाई जाती है तथा ये उच्च कोट की या उच्च किस्म की होती है। स्क्वायरिंग का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो किस में प्रयोग होता है, तो उनमें स्क्वायरिंग का प्रयोग होता है। ये भी 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे है क्लीनिंग एंड स्क्वायरिंग, छटाई एवं स्तर निर्धारण के पश्चात उनकी सफाई और धुलाई एक घिसाई की जाती है। उनके रेशों में यहाँ पे है पसीना, चिकनाई, धूलकण एवं अन्य गंदगी उपस्थित होती है, जिन्हें साफ करना आवश्यक होता है। उनकी धुलाई के लिए निम्नलिखित 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है तीनों ही मेथड। तो यहाँ पे पहला जो होता है वो होता है साबुन का घोल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो साबुन का घोल है उसमें उनको डालते हैं जिससे साफ हो जाए। फिर वाष्पित घोल, इसको फिर हम क्या करेंगे, वोलेंटाइल क्यों करेंगे, क्योंकि इसको हम सुखाएंगे। फिर कार्बोनाइजिंग करना, तो यहाँ पे कार्बोनाइजिंग भी की जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है ऊन में। चलिए, ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है, तो यहाँ पे काउंट्स कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तथा ये 2021 का पीजीटी का क्वेश्चन है। जीवित भेड़ से निम्नलिखित में से किसकी कटाई की जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो किसकी, तो फिल्स की। ठीक है, किसकी कटाई की जाती है, तो याद रखेंगे फिल्स की कटाई की जाती है। ये पीडीएफ आपको बता दें हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। अगर आप सारी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी जब से टेलीग्राम चैनल एक्टिव हुआ है। बट व्हाट्सएप पर क्या है कि अगर आप आज जुड़े हैं तो आज की ही पीडीएफ मिल पाएगी। जब भी जीवित भेड़ की शरीर से ऊन की प्राप्ति की जाती है तो उसे फिल्स ऊन कहते हैं। यह मध्य कोटि का होता है। उच्च कोटि का याद रखिएगा कौन सा होता है, बॉलनी, जिसको मेरिनो कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए, तो यहाँ पे हमें कौन से वाक्य चुनने हैं जो बिल्कुल सही है। तो ऊन में कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो ऊन की विशेषता है वही आपस में रेशम की भी विशेषताएं, याद रखिएगा रेशम में भी क्या है, कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि हम इससे पहले रेशम करा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उनमें गंधक होता है, तो हाँ क्योंकि ये जंतु जगत यानी आपको जंतु जगत से प्राप्त होती है, तो इसमें एक अजीब सी गंधक होती है। गीला होने पर ऊन की मजबूती कम हो जाती है, तो तभी तो इसको लटका के सुखाने की मना होता है, क्योंकि इसका साइज बिगड़ जाता है तथा इसकी मजबूती भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो दिए रखे हैं वो सारे के सारे सही हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी।
ये कब कब पूछा गया तो देखिए, हरियाणा पीजीटी 2020 में, एमफिल एंट्रेंस एग्जाम में, याद रखेंगे। यानी आपका पीएचडी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं कहाँ के, तो एमपी के, वहाँ पे पूछा गया है। और यहाँ पे टीजीटी राजस्थान में पूछा गया है। ऊन में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ऊन में गंधक होता है, गीला होने पर उनकी मजबूती कम हो जाती है। उनकी दूसरी परत क्या कहलाती है, तो यहाँ पे है कोर्टेक्स। ठीक है, कोर्टेक्स कहलाती है उनकी दूसरी परत। यह क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट 3 बातें आपको बताई जाएंगी जो इम्पोर्टेंट है। यह प्राकृतिक जगत के प्राणिज समूह से प्राप्त होने वाला प्रोटीन युक्त रेशा है। इसमें केराटिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ऊन से वस्त्र बनाने का कार्य सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो याद रखेंगे इंग्लैंड में किया गया। इसका रेशा ये टेढ़ा मेढ़ा छोर पर नुकीला एवं बहुकोशिकीय होता है। उनकी 3 परत होती हैं। पहली परत को क्या कहते हैं, काफी पूछी जा चुकी है, तो क्यूटिकल। ठीक है, पहली परत क्या है, क्यूटिकल कही जाती है। जबकि दूसरी परत क्या है, कोर्टेक्स यानी मध्य कही जाती है। कोर्टेक्स माने है मध्य। फिर तीसरी परत क्या कही जाती है, तो मेडुला यानी आंतरिक परत होती है। ठीक है, तीसरी परत क्या है, मेडुला यानी आंतरिक परत होती है। नेक्स्ट चलते हैं, बस याद रखना है यहाँ पे है क्यूटिकल यानी बाहरी। सब का से हैं, तो जो पहली है और दूसरी है वो का से है। पहली का आधा का है, दूसरी का पूरा। यानी क्यूटिकल क्या है, बाहरी परत। कॉर्टेक्स क्या है, मध्य परत। और मेडुला क्या है, आंतरिक परत। कॉर्टेक्स में रंग वर्णक मेलानिन उपस्थित होते हैं। इनसे रंग निर्धारण होता है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि ऊन का रंग किससे निर्धारित होता है, तो मेलानिन से। ठीक है, मेलानिन से क्या है, ऊन का रंग निर्धारित होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट धागों को साफ करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखेंगे ऊन के धागों को साफ करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है। अल्पाका रेशा में व्युत्पत्ति किससे होती है, तो जो अल्पाका रेशा है उसकी व्युत्पत्ति यानी उसकी उत्पत्ति पूछी जा रही है, तो वो किससे होती है। यानी हमें अल्पाका रेशा जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे ये हमें भेड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है, जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप की जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी ये जो वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए, ये जितनी भी हम पीडीएफ करा चुके हैं अब तक, आप उन्हें क्या करें, उनका जरूर रिवीजन कर लें। अल्पाका रेशा में जो व्युत्पत्ति है वो भेड़ों के बालों से होती है। अल्पाका मुख्यतः पेरू प्रदेश में पाया जाता है। ये जानवर लामा के समान दिखाई पड़ता है, परंतु यह लामा से थोड़ा छोटा होता है। इसके बाल लंबे, कोमल तथा घने होते हैं। इसके बालों की लंबाई 10 से 12 इंच होती है। कितनी होती है, तो याद रखेंगे 10 से 12 इंच होती है। इसमें रोएदार वस्त्र व क्या होता है, कोट बनाए जाते हैं। इसके कोट बहुत बनाए जाते हैं। मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है, तो याद रखेंगे ऊन की। ठीक है, एंड मेडुला की उपस्थिति ऊन की विशेषता है। ऊनी रेशों का अंतः परत मेडुला कहलाती है। यह गोलाकार होता है। इसके मध्य में एक खोखली नलिका होती है, परंतु सभी ऊनी रेशों में आवश्यक रूप से नहीं पाई जाता। उत्तम श्रेणी के रेशों में यह अत्यंत कम विकसित तथा अनुपस्थित रहते हैं। निम्न श्रेणी के मोटे रेशों में यह परत सबसे ज्यादा विकसित रहता है और यह परत नमी सोखने एवं ऊनी रेशा की रंगाई में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी वस्त्र सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसे कहा जाता है, तो जब ये आपस में जुड़ जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे फेल्टिंग कहा जाता है। ये कब जीआईसी 2019 में है। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 में है। जीआईसी प्रवक्ता, आपको बता दें अब जल्दी ही जो वैकेंसी आएगी वो जीआईसी की प्रवक्ता की आपको देखने को मिल जाएगी। एलटी की अभी विवादों में चल रही है। आर्द्र ताप और दबाव में ऊनी वस्तु सिकुड़ जाते हैं और आपस में मुड़ जाते हैं, इसे फेल्टिंग कहा जाता है। ऊन के नन्हे नन्हे रेशे रेशों का क्या है, आपस में उलझाकर जोड़कर उनसे प्रभावित करके तथा दबाव डालकर जमा दिया जाता है, जिसे नमदा, इस बार भी पूछा गया था पीजीटी में,
याद रखेंगे कि नमदा क्या है, तो नमदा यानी फ्लिटिंग कहते हैं। ठीक है, रेशों का क्या है, जोड़कर दबाव डालकर जमा दिया जाता है, जिसको नमदा कहते हैं। इस विधि द्वारा केवल ऊनी वस्तुओं से ही काट कंबल यहाँ पे है पटु नमदा आदि बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा वस्त्र निर्माण कार्य सीमित है। कभी कभी अनन्यास के पत्तों से भी नमदा बनाया जाता है। इसे इंटरलॉकिंग भी कहते हैं। जो इंटरलॉकिंग इस तरह से होती है ना, जो वस्त्रों पे की जाती है, आपको पता है, जिससे कि सिलाई और धागे ना निकले, वो है। तथा इनसे बने वस्त्रों को फेल्ट वस्त्र कहते हैं। ठीक है, इनसे बने वस्त्र क्या कहा जाता है, तो इन्हें फेल्ट वस्त्र कहा जाता है, नमदा से बने वस्त्रों को। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्मल रेशा है, तो वो हमारा है ऊन। ठीक है, सबसे कमजोर या निर्मल रेशा क्या कहा जाएगा, ऊन कहा जाएगा। ठीक है, ऊन को प्राकृतिक तंतुओं में सबसे कम निर्मल या कमजोर रेशा माना जाता है। ऊन मूलतः क्या है, रेशेदार प्रोटीन है, जो विशेष प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़, बकरी, याक आदि से प्राप्त किया जाता है। कपास के बाद यही सर्वाधिक महत्व का है। इसके रेशे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। याद रखेंगे, इसके रेशे क्या है, ऊष्मा के कुचालक हैं। किस प्राकृतिक रेशे में सबसे कम लचीलापन पाया जाता है, तो वो ऊन होता है, जो हमारा GIC 2017 का है। यहाँ पे बात की जाए तो ये अपने मौलिक लंबाई से 30 से 40% तक अधिक खिंच जाने के पश्चात भी क्या करती है, वास्तविक स्थिति में आ जाता है। इसीलिए नाप ना होने के बावजूद भी ये शरीर में फिट बैठ जाता है। कॉर्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है, तो ये कपास तथा धागों को मिलाकर कॉर्स वूल तैयार किया जाता है। कॉर्स वूल सूती व ऊनी तंतुओं को मिलाकर तैयार किया जाता है। जब मिश्रित रेशों में वस्त्र तैयार किया जाता है, तो उसमें कोई दो या तीन तंतुओं को मिलाकर वस्त्र बनाया जाता है। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्कू के ऊन से बनता है, तो ये कहते हैं कैलिको। ठीक है, ये MP PhD इंटेंस में आया है। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है, उसे कैलिको कहते हैं। लामा ऊन ऊंट जाति का पशु है। इसके बालों में भी दो परत है। ऊपरी परत के बाल लंबे तथा घने, भारी, मोटे होते हैं। नीचे की परत से बहुत मुलायम, कोमल एवं क्या है, यहाँ पे बारीक रेशों की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बालों से रेशम के समान चमक पाई जाती है। लामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। जानवर क्या है, बालों के साथ साथ सामान धोने के लिए भी प्रसिद्ध है। इस पे बाल तो होते ही हैं, पर इससे बोझा यानी सामान भी धोया जाता है। यहाँ पे देखते हैं अवकथन और कारण, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। पीस यहाँ पे है प्लीज से कि स्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है। कपड़े, कारण कह रहा कपड़े से मुद्रित कास्टिक सोडे में से कपड़ा सिकुड़ता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, यहाँ पे वो क्या बनेगा, A और R दोनों सही है। निम्नलिखित तंतुओं में से किसकी लचक सबसे अच्छी है, तो जो यहाँ पर तंतु दिए गए हैं उनमें से सबकी लचक देखना है कि कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो हमारा जो रहेगा पहला रहेगा ऊन। इसकी लचक क्या है, जो दिए गए हैं उनमें सबसे बेस्ट है। और ऊन के बाद जो बात करी जब पॉलिस्टर की, इसकी क्या है, लचक जो है बेस्ट है। तो यहाँ पे 1 और 2 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आपको ये PDF टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, C। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊनी फेल्ट बनाने का सही क्रम दीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि सही क्रम क्या रहेगा ऊनी फेल्ट का, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला जो रहेगा वह है ऊनी तंतुओं को क्या करना है, ऊनी तंतुओं की क्या करेंगे, इसमें सफाई, मिश्रण और धुलाई। ठीक है,
सबसे पहले ये करेंगे, फिर ऊनी तंतुओं को परत क्या है यहाँ पे परत में लगाना। फिर नेक्स्ट जो रहेगा ताप और नमी देना। फिर ताप और नमी के बाद जो राइट आंसर रहेगा यानी ताप और नमी दे दी, फिर उसके बाद है वेव को पीटना और दबाना और निचोड़ना। फिर नेक्स्ट जो रहेगा वो है फेल्ट को परिसज्जा प्रदान करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे डी। ठीक है, दूसरा, पहला, चौथा और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। नेक्स्ट चलते हैं। ऊन ऊन अपनी लगभग डॉट डॉट मजबूती खो देती है गीली स्थिति में। जब ऊन गीली हो जाती है तो वो कितने प्रतिशत तक अपनी मजबूती खो देती है, तो वो हमारा है 40% तक ऊन क्या करती है अपनी मजबूती खो देती है गीली स्थिति में। ऊनी रेशे निर्मल होते हैं, भीगने के पश्चात इसकी जो मजबूती है वो 25 से 30% यानी 50% तक कम हो जाती है। अतः यहाँ पे क्या है ऊनी वस्त्र धोते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनकी तनाव सामर्थ्य यानी टेंसिकल क्या हो कम होती है। ऊनी वस्त्रों में 30% से तक वातावरण से नमी सोखने का गुण रहता है। इसके बावजूद भी ये वस्त्र गीले नहीं दिखते। इनमें नमी का बाष्पीकरण भी शीघ्रता से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अभिकथन कह रहा है ऊनी वस्त्र धोते समय गूंथने व दबाने का तरीका प्रयोग करते हैं। आर कह रहा है यानी कारण ऊन की स्केली रचना रगड़ के दौरान यहाँ पे क्या है फेल्टिंग उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। आर क्या कर रहा है सही वर्णन कर रहा है। जो ये पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। अगर आपने अब तक ना देखी हो तो सारी पीडीएफ देखते जाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कुछ ही दिन में हमारा यूथ का कंपटीशन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपका जो तैयारी है वो दूसरों से बेटर हो। ठीक है, ऊनी वस्त्र धोते समय गूंथने व दबाने का तरीका प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। क्योंकि ऊन की यहाँ पे क्या है स्केली रचना रगड़ के दौरान फेल्टिंग उत्पन्न करती है। ऊन के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। तो यहाँ पे ऊन जब आप उत्पादित करेंगे तो ऊन आपको पता है कि हम भेड़ों से बकरियों से यानी जानवरों से लेते हैं, तो उसके उत्पादन का सही क्रम यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या रहेगा। तो पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा काटना। काटना के बाद श्रेणी में रखना। श्रेणी में रखने के बाद फिर हम क्या करेंगे कार्बोनाइजिंग करना। कार्बोनाइजिंग के बाद फिर क्या है धुनना, और धुनने के बाद रहेगा कंघी करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पे सी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं शेयरिंग गाइडिंग कार्बोनाइजिंग करना अकॉर्डिंग करना। ठीक है, यहाँ पे और कॉम्बिंग करना यानी कंघी करना। जिस तरह आप अपने सिर के बाल काटते हैं उसी तरह हम क्या करते हैं रेशों को सुलझाते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड दी गई है। यहाँ को सूची फर्स्ट से हमें सूची सेकंड से मिलाना है। तो खिंची हुई ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो खींचना कब हम खींच सकते हैं जब सामने वाला मर चुका हो। तो मरे हुए जानवरों से ली जाने वाली ऊन को क्या कहते हैं खींची हुई ऊन। ठीक है, उसके बाद है पवित्र ऊन यानी यहाँ पे वर्जन। तो यहाँ पे जो पवित्र ऊन रहेगी तो वो तब कब पवित्र होगी जब हम सामने वाले की क्या है ऊन को लेंगे यानी वो किसी ने ली ना हो। तो ताजी बिना उपयोग में लाई हुई ऊन। ठीक है, वर्जन। नेक्स्ट देखते हैं पुनः चक्रण ऊन। तो यानी इसका क्या कर रहे हैं हम प्रयोग बिना प्रयोग में आया रद्दी माल। ठीक है, जिसका हमने प्रयोग नहीं किया है बट उसे हम दोबारा चक्रण में ले रहे हैं। कटी हुई ऊन की बात करेंगे तो यहाँ पे जिंदा पालतू जानवरों से हम क्या करते हैं कटी हुई ऊन लेते हैं। भाई खैंचा हम किससे सकते हैं जो मर गया हो, याद रखेंगे। तो खैंची हुई ऊन क्या हो जाएगी मरे जानवरों की ऊन, जो कूट क्या बनेगी एकसी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एकसी कहाँ पे है हमारे पास, तो एकसी किस में है तो बी ऑप्शन में है। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। ऊन के विनिर्माण तथा प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमारा पूरा नहीं है, तो यहाँ पे नेक्स्ट उस पर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा
इसकी प्रोसेसिंग का, ऊन के विनिर्माण तथा प्रोसेसिंग का सही क्रम क्या है? तंतुओं को श्रेणी करना, स्काउरिंग करना, कार्बोनाइजिंग करना, धोना तथा तेल लगाना, लेप निर्माण, और यहाँ पे जो और नेक्स्ट रहेगा, लेप के बाद टॉप्स तथा नाइलॉक्स को अलग करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? याद रखेंगे, डी रहेगा। ऊनी कपड़े तैयार करने का सही क्रम दीजिए। आपको बताते हैं कि जो ये क्वेश्चन है वो यूजीसी के हैं, तो आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे, तो आप घबराएं नहीं कि ये हमसे नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमें सही क्रम देना है। तो पहला हमारा क्या रह जाएगा? कार्बोनाइजिंग करना, फिर रहता है ब्लीचिंग करना, ब्लीचिंग के बाद यहाँ पे कैवरिंग करना, और कैवरिंग के बाद है यहाँ पे फुलिंग करना। तो नेक्स्ट आंसर रहेगा ए। ठीक है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। अभिकथन, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अभिकथन और कारण। तो यहाँ पे अभिकथन कह रहा है ऊन कुचलने से सिलवटें आसानी से ठीक हो जाती हैं। इसमें कारण कह रहा है उसमें उत्कृष्ट बढ़ाव की विशेषता, यानी अभिकथन कह रहा है ठीक हो जाती हैं, तो यहाँ पे कारण है या नहीं है देखते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, बट क्या है, ये व्याख्या गलत है। ठीक है, कारण इसका गलत है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, व्याख्या गलत है। ऊन क्या होती है? कुचलने और सिलवटने से आसानी से ठीक हो जाती है, क्योंकि ऊनी तंतुओं में अति उत्तर लोचमयता होती है। सूक्ष्मदर्शी में ऊन का तंतु दिखता है तो सल्क दिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिपीटेड होने के चांसेस है। ठीक है, इसके क्या है? रिपीट होने के चांस बन रहे हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो इसका एक बार ज़रूर इसे देख लीजिए। अगर वीडियो के माध्यम से आप कवर कर सकते हैं तो वीडियो के माध्यम से, PDF से कर सकते हैं तो PDF से। ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमज़ोर जोड़ कौन सा है? यानी ऊन कहाँ सबसे ज़्यादा कमज़ोर है? तो वो अम्लीय जोड़ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर अम्लीय जोड़ होता है। ऊनी रेशे निर्मल होते हैं, भीगने के बाद इसकी मजबूती क्या है? 25 से 30% तक कम हो जाती है। ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंध का नाम है। तो ये क्या नाम है इनका? तो वान डर वाल फोर्स। ऊनी वस्त्रों में सिलवट रोधक का कारण क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो यहाँ पे अच्छा लचीलापन, अच्छी प्रतिस्पंदता। ऊनी रेशे सिकुड़न यहाँ पे प्रतिरोधी होते हैं, अतः इनमें सिकुड़न नहीं पड़ती। इनमें प्रतिस्पंदता प्रत्यास्थता का अद्भुत गुण विद्यमान रहता है। इसके कारण कुचलने के बाद भी पूर्ववत बने रहते हैं। ऊनी वस्तु को मुट्ठी में दबाकर पुनः छोड़ने से इसके गुणों को परखा जा सकता है। निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह शेयरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं। शेयरिंग भेड़ के शरीर से ऊनी रेशों कतरने की एक सामान्य प्रक्रिया है। वह व्यक्ति जो भेड़ के शरीर से इन रेशों को कतरता है शेरियर कहलाता है। क्योंकि आ सकता है कि शेरियर क्या है? तो याद रखेंगे, जो भेड़ के शरीर से बालों को उतारने वाला व्यक्ति। सामान्यतः प्रत्येक वयस्क भेड़ के शरीर से वर्ष भर में एक बार यह बाल उतरते हैं, जिन्हें एकत्र कर ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन मूलतः रेशेदार यानी तंतु में प्रोटीन है, जो विशेष प्रकार की त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़ों के अलावा बकरी, याक आदि से भी प्राप्त किया जाता है। टोंगलोंग ऊन है, तो यहाँ पे रखेंगे निम्न कोटि की। ठीक है,
ये सबसे निम्न कोटि की अब तक जो पढ़ाई उनमें से। ये पीजीटी 2006 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं प्राणिज रेशा है, तो यहाँ पे प्राणिज रेशा क्या है, रेशम, और यहीं पे होता क्या, ऊन, तो दोनों हो जाता, रेशम और ऊन क्या है, प्राणिज जगत के रेशे हैं। रेशम तथा ऊन आदि प्राणिज रेशे के उदाहरण है। रेशम एक प्रकार का महीन चमकीला और दृढ़ तंतु या रेशा है जिससे कपड़े बुने जाते हैं। यह तंतु कोश में रहने वाले एक विशेष प्रकार के कीड़े से तैयार किए जाते हैं। रेशम कीड़े की लार्वा द्वारा बनाया जाता है। रेशम एक प्रकार के प्रोटीन से बना रेशा है। इन रेशों के प्रोटीन में मुख्यतः क्या होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे फिब्रोइन होता है। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है, तो यहाँ पे बीच में एक सूती कपड़ा रखकर इससे इसमें बहुत अच्छी ब्लीचिंग की जा सकती है। ठीक है, सूती कपड़ा रख लीजिए बीच में। ऊनी यहाँ पे बुने हुए ऊनी वस्त्र प्राय इस्त्री नहीं किए जाते हैं। वे ऊनी वस्त्र जिनकी सतह यहाँ पे होती है फुज्जीदार होती है, उन पर हल्की गर्म इस्त्री की जाती है। इस्त्री करते समय महीन यहाँ पे भीगा कपड़ा वस्त्र पर बीच में रख कर इस्त्री की जाती है, जिससे कि उसके तंतु जले ना। ऊनी कपड़े यहाँ पे फिनिशिंग का अच्छा उदाहरण है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये 2005 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ऊनी वस्त्रों में फिनिशिंग सामान्यतः एक ऐसी प्रक्रिया है जो बुने हुए वस्त्रों को एक पहनने योग्य वस्त्र में परिवर्तित किया जाता है। सामान्यतः इसमें आकर्षण उत्पन्न करने के लिए रंगाई कताई याद की जाती है। एक ऊनी वस्त्र की फिनिशिंग के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2SO को अच्छा फिनिशिंग पदार्थ माना जाता है, क्योंकि यह वस्तु को बिना नुकसान पहुंचाए वांछित सफाई देता है। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइपोक्लोराइट को भी एक अच्छा फिनिशिंग एजेंट माना जाता है। यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो यहाँ पर कड़ा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैसा हो जाता है, टाइट हो जाता है। यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वह कड़ा हो जाता है। उन पर क्षार का हानिकारक प्रभाव होता है। क्षार के प्रभाव से रेशा गीला पड़ जाता है, कड़ा हो जाता है तथा उसके रोए फैल व जकड़ जाते हैं। ऊनी वस्तु को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है, तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त तरीका क्या रहेगा ऊनी वस्त्र धोने का, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे उपयुक्त तरीका क्या है, तो याद रखेंगे शुष्क धुलाई विधि, जिसे ड्राई मेथड कहते हैं, ड्राई क्लीनिंग कहते हैं, वो सबसे उपयुक्त तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर दोनों पे मिल जाएगी। दोनों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उन्हीं वस्तुओं को धोने का समय सबसे उपयुक्त तरीका है शुष्क धुलाई विधि। ऊनी वस्त्र रगड़ सहन नहीं कर पाते हैं तथा रगड़ने से कमजोर पड़ जाते हैं। यदि पानी से ऊनी वस्त्रों को धोया जाए तो इसका आकार भी बिगड़ जाता है। उत्तम श्रेणी के ऊनी वस्त्रों को इसीलिए शुष्क धुलाई से धोया जाता है। ड्राई क्लीनिंग करानी चाहिए अगर स्वेटर या जैकेट महंगे हैं तो। जहाँ पे है जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट देता है, तो ये कैसा देता है, तो ये नीली आग फेंकता है। अगर इसको आप जलाते हैं तो इसमें से नीले रंग की लौ निकलती है। ये बहुत पूछा जाता है। क्योंकि क्यों निकलती है, क्योंकि ये प्राणिज रेशा है। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र का निर्माण इंग्लैंड में आरंभ हुआ था, याद रखेंगे। अतः प्राचीन काल से उत्तम कोटि के ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं इंग्लैंड में। निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। यहाँ पे 49 से 50% तक कार्बन है, 23 से 24% तक ऑक्सीजन है, जबकि 16 यानी 16% से नाइट्रोजन और 7% हाइड्रोजन और 4% क्या है, सल्फर है। तो ऐसा कौन सा रेशा है जिसमें इतने ये पाए जाते हैं, तो वो हमारा है ऊन। ऊन की संगठक है ये सभी, क्योंकि वो एक ऊन बनने में कितना क्या निर्माण है, ये सभी क्या है, इसके संगठक है। ठीक है, ऊनी रेशे में मुख्य भाग प्रोटीन का होता है। ऊनी रेशों में 49 से 50% कार्बन है, 23 से 24% ऑक्सीजन है, 16% नाइट्रोजन है, 7% हाइड्रोजन है और 2 से 4% सल्फर मिलकर कैरोटीन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ऊन जलने के बाद देती है, तो अभी हमने देखा था यहाँ पे जलने के बाद पूछा है तो क्या देगी, यहाँ पे
अभी ऊपर क्या था कि ज्वलंत टेस्ट में कैसी होती है, नीली आग फेंकती है, मगर ज्वलने के बाद ये काली भस्म में परिवर्तित हो जाती है, राख सी नजर आती है। ठीक है। ऊन जलने की जो प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, एकदम पूरी ऊन में आग नहीं लगती है यहाँ पे, किंतु जलते समय इसमें से पंखों के जलने के समान गंध निकलती है, क्योंकि ये भी जंतु जगत का है। जलने के उपरांत काले रंग की गुब्बारे जैसा अवशिष्ट पदार्थ रह जाता है। कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पे हिरण जो है ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है, जबकि ऊँट, भेड़ भेड़ और बकरी क्या है, ऊन प्राप्ति के स्रोत है। हिरन ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। सर्वाधिक ऊन भेड़ों से प्राप्त की जाती है। भेड़ों के अतिरिक्त बकरी, ऊंट, घोड़े तथा खरगोश आदि पशुओं से भी ऊन प्राप्त की जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जिस भी पशु के भीतर, मतलब पशु के शरीर पर लंबे बाल उगते हैं, उनसे ऊन प्राप्त की जा सकती है। भाई लंबा रेशा होगा तो ही वो ऊन में कन्वर्ट होगा। तो आज हमने पूरा ऊन को देखा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर दोनों पर मिल जाएगी। दोनों की जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमें बताइएगा जल्दी जल्दी। अब हम ये आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की चैप्टर 22 सॉल्व पेपर की श्रृंखला कराएंगे, जिससे कि जब हम क्या करें, सिलेबस वाइज अपना जब क्लासेस स्टार्ट करें तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका हो। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।